न्यूज वॉइस, जो हर खबर से आपको कराए रूबरू। नमस्कार, आप देख रहे न्यूज वॉइस। मैं हूं आपके साथ संजय कौशिक। हम लगातार आपसे रूबरू हो रहे हैं और बताने की कोशिश कर रहे हैं कि रेवाड़ी विधानसभा की बात कर लें तो रेवाड़ी विधानसभा की स्थिति क्या है, और रेवाड़ी विधानसभा में भारतीय जनता पार्टी, कांग्रेस, दोनों में कौन किस पर भारी पड़ रहा है, किसको एज मिल रहा है। और बात कर ले कि कांग्रेस की, तो कांग्रेस के जो चिरंजीव राव है वो तो लगातार मैदान में उतर चुके हैं अभी, जबकि कांग्रेस की लिस्ट आनी बाकी है और भारतीय जनता पार्टी की भी लिस्ट आनी बाकी है। लेकिन उम्मीदवारों के नाम आने के बाद कांग्रेस की तो लगभग उम्मीदवार तय है, चिरंजीव राव कांग्रेस के उम्मीदवार होंगे, लेकिन भाजपा का उम्मीदवार जो लिस्ट आने के बाद कितना एज कांग्रेस को है या भारतीय जनता पार्टी को है रेवाड़ी विधानसभा पर, इसको लेकर आज हम चर्चा करेंगे। हमारे साथ है वरिष्ठ पत्रकार नीरज शर्मा। नीरज शर्मा जी, सबसे पहले तो न्यूज वाइज पे आपका स्वागत है। धन्यवाद कौशिक जी। नीरज शर्मा जी, बात करें कि रेवाड़ी विधानसभा की, तो रेवाड़ी विधानसभा में अगर आज की स्थिति की बात करें तो क्या लगता है आपको कि कांग्रेस बीजेपी दोनों में से किसको एज है, और कौन अभी मैदान की बात करें तो कौन किस पर भारी नजर आ रहा है? कौशिक जी, अगर इस वक्त विधानसभा चुनाव की बात करें टिकट वितरण से पहले, मुझे लगता है कहीं ना कहीं जो एक संभावनाएं थी कि अब की बार हरियाणा में बीजेपी और कांग्रेस के बीच नेट टू नेट फाइट है। रेवाड़ी विधानसभा सीट की बात करें तो तकरीबन मुकाबला आमना सामने का है। यहाँ पर तीसरा फ्रंट खड़ा हुआ नजर नहीं आ रहा। तीसरा फ्रंट का मतलब यहाँ पर आईएनएलडी गठबंधन और जेजेपी गठबंधन शायद मुकाबले में नहीं है, पर मुकाबला बीजेपी कांग्रेस में है। पिछली बार की तरह जिस तरीके से हमने 2019 में देखा था कि मुकाबला जो था वो बीजेपी कांग्रेस में था, पर मुकाबला बदला कब? टिकट वितरण के बाद। बीजेपी की तरफ से टिकट न मिलने की वजह से बागी रणधीर कापड़ीवास चुनावी मैदान में उतरे, और उसके बावजूद भी वो वहाँ पे तकरीबन 24%, 23.33 के आसपास वो वोट वहाँ से लेके गए। तो इसका नुकसान कहीं ना कहीं बीजेपी को हुआ था। और अगर अब की बार भी टिकट वितरण में बीजेपी कोई गलती करती है, अगर बीजेपी का कोई बागी खड़ा होता है, तो कहीं ना कहीं बीजेपी को इसका नुकसान हो सकता है। नहीं जी, बात 19 की करें तो लगता है कि 19 वाली जो स्थिति है वो 2024 में रहने वाली है, क्योंकि जिस तरह से नाम आ रहा है कि सुनील मुसीपुर की जो धर्मपत्नी है मंजू यादव, उनका टिकट लगभग कंफर्म भी हो गया है। और अगर यही स्थिति रहती है, 2019 में कापड़ीवास जी चुनाव लड़े थे और एक जो है सन्नी, वो भी चुनाव लड़े थे और वो भी मोदी के नाम पे ही वोट मांग रहे थे। तो 2024 में आपको क्या लगता है कि अगर राव इंद्रजीत सिंह के चहेते को टिकट दे दी जाती है तो क्या 19 की स्थिति रहने वाली है? जरूर। अगर बीजेपी में वही सवाल है कि बगावत कितना होता है। हालांकि चुनाव अगर आज के वक्त की अगर बात करें, मुझे लगता है रेवाड़ी विधानसभा सीट पर कहीं ना कहीं बीजेपी को थोड़ा बहुत एज है, बीजेपी थोड़ा अपर है। पर एक चुनाव पलटी कब लेता है, दूसरा जो चुनाव का जब पलटी होता है वो होता है उम्मीदवार घोषित होने के बाद। कौन कौन मैदान में है, जो बागी जो है उनकी कितनी ताकत है। जिस तरीके से हमने 2019 में देखा कि बागी की अच्छी खासी ताकत थी। रणधीर कापड़ीवास तकरीबन 23% वोट लेके गए थे, पर सन्नी लगभग 14% वोट लेके गए थे। तो इसका मतलब क्या हुआ कि वहाँ पर 37% वोट जो है वो नंबर 3 और नंबर 4 की जो टिकटार थी जो है वो वहाँ पर लेकर गए थे, जो नंबर 3-4 पर आए थे। अब अगर बात करें वहाँ पर बीजेपी और कांग्रेस में, तो तकरीबन 27% के आसपास वोट कांग्रेस के थे और तकरीबन ही 27% के आसपास बीजेपी के थे। कुछ अंतर था, 1300 वोटों का अंतर था, जिससे 1300 वोटों के मार्जिन से कड़े विरोध के बावजूद भी बीजेपी उम्मीदवार वहां से हारे थे। अगर बीजेपी संगठन वहां पर एक मजबूत अगर उम्मीदवार वहां पर उतारता, सहमति के तौर पर उम्मीदवार वहां पर उतारता, तो ये मार्जिन 2014 का जो हमने रणधीर कापड़ीवास का जो मार्जिन देखा था, तकरीबन उसके आसपास ही हो सकता था। आज के वक्त जरूर बीजेपी को एज है। कांग्रेस के लिए फायदेमंद क्या है कि कांग्रेस में सिर्फ एक ही उम्मीदवार ऐसा है जो 2019 में भी उसको टिकट मिला, वो बीजेपी की आपसी लड़ाई में सीट निकाला, और 2024 में भी
तकरीबन चिरंजीवी राव जो है उनका टिकट फाइनल है। ऐसे में बीजेपी अपर हैंड जरूर है यहाँ पर कौशिक जी, पर बीजेपी को कहीं ना कहीं नुकसान कितना होगा वो जो उस उम्मीदवार से जिसको टिकट नहीं मिले, बागी उम्मीदवार कौन होगा। और बागी का भी मतलब वो होता है कि जिसके अपने निजी वोट बैंक हो। हमने 2019 में देखा था कि काबलीवास के अपने वोट बैंक अच्छे थे, जब भी वो 23-24% वोट लेके गए थे। प्रशांत सन्नी का भी अपना अच्छा खासा वोट बैंक था, जब भी वो 14 से 15 वोट परसेंटेज लेके गए थे। चारों उम्मीदवार की अगर बात करें तो तकरीबन 92% वोट जो थे शेयर वो चारों उम्मीदवार में हुए थे। उसके अलावा जो है वो अन्य जो थे उनका कहीं गिनती नहीं थी। और जो सिंबल पर चुनाव लड़े थे जेजेपी और आईएनएलडी की बात करें तो कहीं ना कहीं मुकाबला एक बार फिर से बीजेपी और कांग्रेस में है। पर बीजेपी को नुकसान कहाँ पे हो रहा है, सवाल ये है। आपका साफ साफ ये कहना है कि अगर बीजेपी कांग्रेस की आमने सामने की टक्कर होती है, अगर दो ही उम्मीदवार मैदान में होते हैं, तो उस स्थिति में भारतीय जनता पार्टी अपर हैंड है। जरूर, अगर दो ही उम्मीदवार होते हैं और आमने सामने का मुकाबला होता है, जो तीसरा जो उम्मीदवार है जो निर्दलीय लड़े या कोई बागी या किसी पार्टी से टिकट लाए, अगर उसका निजी वोट बैंक नहीं है, पार्टी के सिंबल पर दक्षिण हरियाणा की बात करें तो वहां पर तीसरा जो फ्रंट है, जो गठबंधन जेजेपी गठबंधन और आईएनएलडी गठबंधन, उनका वोट बैंक इतना नहीं है। मुकाबला ऐसे में बीजेपी कांग्रेस का होता है और कहीं ना कहीं मुझे लगता है उस मुकाबले में बीजेपी जरूर जो है वो कांग्रेस पर भारी है। तकरीबन वोट परसेंटेज की भी अगर बात करें तो मेरा जहां तक अब आकलन जो है वो ये है कि तकरीबन 6 से 7% वोट परसेंटेज बीजेपी कहीं ना कहीं अपर हैंड ले सकता है। पर मैंने पहले ही कहा कि चुनाव जो है वो दूसरी पलटी तब लेगा जब उम्मीदवार का चयन होगा। अब ये 6 से 7% जो वोट इस वक्त बीजेपी अपर हैंड है, अगर उम्मीदवार का चयन बीजेपी में बगावत लाता है तो ये कितना कम होगा और कांग्रेस इसका कितना फायदा उठाएगा, ये आने वाला वक्त बताएगा। मतलब अगर त्रिकोणीय मुकाबला होता है तो वो कहीं ना कहीं कांग्रेस के लिए बेनिफिट की स्थिति होगी, कांग्रेस के लिए अच्छी स्थिति होगी। लेकिन अगर मुकाबला आमने सामने होता है तो वहां कांग्रेस की स्थिति बिल्कुल उनकी टफ फाइट देखने को त्रिकोणीय मुकाबला होगा तभी मुझे लगता है कांग्रेस इस सीट को निकाल पाएगा। अगर मुकाबला बीजेपी और बनाम कांग्रेस हो गया तो कहीं ना कहीं यहाँ पर बीजेपी को इस सीट का जरूर एज मिलने वाला है। लेकिन बात करें कि जिस तरह से बीजेपी में हम बात कर सकते हैं जिनका अपना वोट बैंक है, कुछ ऐसे नेता हैं, हम 3-4 ऐसे नेता हैं जिनका अपना खुद का वोट बैंक है और वो कहीं ना कहीं बीजेपी की सीट में रोड़ा बन सकते हैं अगर वो निर्दलीय खड़े हो जाते हैं। तो आपको क्या लगता है कि ऐसी स्थिति है कि वो चुनाव लड़ेंगे? नहीं, अपना वोट बैंक अगर उनका होता है तो कहीं ना कहीं अगर है तो मुझे लगता है निर्दलीय उम्मीदवार शायद चुनाव लड़े। वही मैं कह रहा हूँ, पिछली दफा अगर हम बात करें तो बीजेपी का वोट शेयर जो है वो तकरीबन 26-27 के आसपास था। कांग्रेस का भी इतना ही था, 27.82 था। ऐसे में रणधीर कापड़ीवास और प्रशांत सन्नी दोनों का अगर वोट शेयर हम मिलाएं, उन्होंने बीजेपी का खेल बिगाड़ा। उनके भी दोनों के मिला के कहीं ना कहीं वोट शेयर 37 कुछ थे। मतलब 37% वोट शेयर निर्दलीय उम्मीदवार के थे। जो बीजेपी और कांग्रेस के जो उम्मीदवार थे उनसे 10% फालतू थे। तो कहीं ना कहीं ये तो तय था कि निर्दलीय उम्मीदवार आने से कहीं ना कहीं गणित बिगड़ा है और इसी बिगड़े हुए गणित का फायदा किसको मिला? कांग्रेस को मिला। चिरंजीवी राव पहली बार विधानसभा पहुंचे। पर अब की बार भी हालांकि हल्के की बात करें तो चिरंजीवी राव को मुझे लगता है कोई नेगेटिविटी विधायक के तौर पर नहीं है, पर माहौल की अगर बात करते हैं क्योंकि बीजेपी दक्षिण हरियाणा में मजबूत है, इसमें कोई भी दोहराई नहीं है। और दक्षिण हरियाणा में क्योंकि राव साहब यहाँ के बहुत बड़े नेता है और उनका गृह डिस्ट्रिक्ट रेवाड़ी है और डिस्ट्रिक्ट रेवाड़ी की सबसे हॉट सीट रेवाड़ी विधानसभा है। ऐसे में हमने टिकट वितरण में भी देखा कि पूरा का पूरा दबाव, हालांकि सर्वे में जरूर बीजेपी में और अन्य नेता थे जिनका कि टिकट मिलने में जिनका नाम था जो काफी ऊपर थे, पर फिर भी वो सुनील मूसेपुर पर कहीं ना कहीं उन्होंने दाव खेलते हुए नजर आए। या फिर उनकी पत्नी मंजू यादव पर उन्होंने साफ तौर पर कहा कि पैनल में सिर्फ 2 नाम होंगे, या तो सुनील मूसेपुर को मिलेगा या फिर मंजू यादव को मिला। मतलब कि वो फिर से 2019 में जो विधानसभा चुनाव हुआ था, जो बागी 19 में हुए थे, अगर वो 24 में भी होते हैं तो मुझे लगता है राव साहब जो अपने समर्थक को जो टिकट अपना रहे, अगर वो मुकाबला और क्लोज जाता है, अगर बीजेपी कांग्रेस का वोट शेयर पिछले
2019 के वोट शेयर से बढ़ता है, जो उनका आया था 27 कुछ, उससे बढ़ता है, तो कांग्रेस को फायदा मिल सकता है। अगर वो नहीं होता है, निर्दलीय का जो वोट शेयर है वो अब की बार निर्दलीय में न जाकर बीजेपी में ज्यादा ट्रांसफर होता है, तो कहीं ना कहीं बीजेपी। लेकिन एक नीरज जी आपने बात कही, बात 2019 की आपने कही कि जो निर्दलीय थे वो 37% वोट ले गए थे और बीजेपी को 27% कुछ वोट मिले थे। अगर हम दोनों को जोड़ देते हैं तो ये वोट परसेंट 60% से ऊपर चला जाता है। तो अगर ऐसा होता है तो फिर बीजेपी की तो एक तरफा जीत हो। जरूर, अगर दोनों के वोट शेयर अगर हम वोट मिला देते हैं, प्रशांत सन्नी भी इस वक्त बीजेपी में ही है, कापड़ीवास भी बीजेपी से ही टिकट मांग रहे हैं, बीजेपी जिसको भी टिकट देती है, ऐसे में उनका जो वोट शेयर है कहीं ना कहीं वो काफी ऊपर चला जाता है, 70% के आसपास उनका वोट शेयर चला जाता है, 70 से कुछ आसपास। बीजेपी कांग्रेस का कोई वोट शेयर 27-28 के लगभग था। ऐसे में 2000 जो हमने 14 की बम्पर जीत रणधीर कापड़ीवास की देखी थी, उसी गणित के हिसाब से 2019 की जीत हो सकती थी, पर वहां पर मैंने फिर कहा कि बागियों ने इन चारों उम्मीदवारों के कहीं ना कहीं एक नीरज जी बात आती निकल गई कि राव इंद्रजीत सिंह दक्षिण हरियाणा के कद्दावर नेता हैं, और जब राव इंद्रजीत सिंह किसी की पैरवी कर रहे हैं तो सीधी सी बात है कि वो उसको जिताने के लिए जी जान लगा देंगे, जैसे 19 में भी उन्होंने पूरी मेहनत की है। इस बार जो रेवाड़ी की सीट है, अगर राव इंद्रजीत सिंह का उम्मीदवार मैदान में उतरता है तो राव इंद्रजीत सिंह की साख का सवाल भी बन जाता है कहीं ना कहीं। तो उसको जिताने के लिए राव इंद्रजीत सिंह कुछ भी करेंगे। आपको क्या लगता है कि राव इंद्रजीत सिंह फैक्टर जो हम कह सकते हैं दक्षिण हरियाणा में राव इंद्रजीत सिंह फैक्टर काम करता है, तो रेवाड़ी में कितना काम करेगा? देखो, अगर हाल फिलहाल में जो लोकसभा चुनाव हुए हैं उसके मुकाबले देखें तो कहीं ना कहीं राव इंद्रजीत की लोकप्रियता कम हुई है। विधानसभा में अगर वोट शेयर को कन्वर्ट करें तो रेवाड़ी से राव इंद्रजीत को जो उम्मीद थी, शायद उन उम्मीद के मुकाबले उनको वोट शेयर नहीं आया, कहीं ना कहीं बढ़ा है। यही वजह है कि कांग्रेस कहीं ना कहीं थोड़ा सा खुश है या फिर थोड़ा अपर हैंड है कि चलो बीजेपी का लोकसभा चुनाव में वोट शेयर कम हुआ है। पर एक चीज़ जरूर होती है, विधानसभा चुनाव और लोकसभा चुनाव अलग अलग मुद्दे के होते हैं, अलग अलग स्थिति के होते हैं। तो ऐसे में मुझे लगता है जो वोट शेयर भी कांग्रेस का बढ़ा है, लोकसभा प्रत्याशी का जो वोट शेयर बढ़ा था, अब विधानसभा प्रत्याशी के तौर पर कैप्टन अजय यादव कितना अपना बेटे का वोट शेयर बढ़ा पाएंगे, वो एक बड़ा सवाल है। कितना जमीनी स्तर पर भी कांग्रेस के विधायक ने काम किया है, फिर जनता से जुड़े रहे, हालांकि सरकार में थे नहीं, पर उसके बावजूद भी विधायक के तौर पर वो कितना एक्टिव रहे। अगर वो अपना वोट शेयर लोकसभा के वोट शेयर को कन्वर्ट करके है विधानसभा में तकरीबन इतना रखते हैं, तो मुझे लगता है मुकाबला कहीं ना कहीं वो भी दे पाएंगे। पर फिर भी आज के दिन बीजेपी, मुझे लगता है इस सीट पर थोड़ा सा एज है, और आने वाले वक्त में ये एज कितना बीजेपी कामयाब रख पाएगी, ये एक सवाल। आज की स्थिति की बात करें, आपके आकलन के हिसाब से बीजेपी कितने हजार वोटों पे खड़ी है और कांग्रेस कहाँ खड़ी है? तकरीबन बीजेपी और कांग्रेस में अगर आप परसेंटेज के हिसाब से बात करते हो, अगर बागी उम्मीदवार कोई बड़ा नहीं खड़ा होता है जिसका अपना वोट बैंक है, तो मुझे लगता है आज के दिन बीजेपी और कांग्रेस में तकरीबन वही 5 से 10% का जो है कहीं ना कहीं गैप है। पर ये गैप कम भी हो सकता है, क्योंकि विधानसभा चुनाव जो है, जैसे उम्मीदवार का नाम का चयन होगा, लोग अब की बार मन बना चुके हैं कौशिक जी, जो मुझे लगता है या तो ये बीजेपी को वोट देंगे या फिर वो कांग्रेस को वोट देंगे। निर्दलीय को वोट तब मिलता है जब उसके खुद के निजी वोट होते हैं। हालांकि कोई तीसरा इस हरियाणा में इतना बड़ा सिंबल नहीं है जो जिस सिंबल पर जो है जनता या फिर वोटर तीसरे सिंबल पर वोट दे, बीजेपी या फिर कांग्रेस। निर्दलीय उम्मीदवार के मत तब बढ़ते हैं, उसके निजी वोट होते हैं, जो हमने 2019 में देखे। तो मुझे लगता है आज भी कहीं ना कहीं बीजेपी थोड़ा सा एज है, पर इस एज को विधानसभा चुनाव तक वो कायम रख पाती है या नहीं रख पाती है, ये एक सबसे बड़ा सवाल है। बीजेपी को अगर आज की स्थिति की बात करें तो कहीं ना कहीं एज मिल रहा है, क्योंकि बात 19 की करें तो अगर वोट परसेंटेज को जोड़ते हैं, निर्दलीय जो विधायक खड़े हुए थे उसमें 2 लोग थे, उनका वोट शेयर भी अगर जोड़ देते, क्योंकि वो भी बीजेपी के ही अपने आप को उम्मीदवार बता रहे थे, तो ये वोट शेयर बढ़कर 70% तक पहुंच जाता है। और अगर बीजेपी संगठित होकर चुनाव लड़ती है तो कांग्रेस बीजेपी का मुकाबला, आमने सामने का मुकाबला, टफ मुकाबला देखने को मिल सकता है।
अब बात करें कि राव इंद्रजीत सिंह की भी साख का सवाल है, तो रेवाड़ी की जो सीट है किसी भी कीमत पर राव इंद्रजीत सिंह जीतना चाहेंगे, क्योंकि उनका ये गृह क्षेत्र भी है। अब इसमें सबसे बड़ी बात यह है विचार करने वाली कि टिकट की घोषणा के बाद कितने कैंडिडेट मैदान में उतरते हैं, कौन बीजेपी से बागी होता है, कितने लोग चुनाव लड़ते हैं और क्या वो बीजेपी में डेंट कितना कर पाएंगे, ये तो आने वाला समय ही बताएगा। लेकिन इतना जरूर है कि आज की स्थिति की बात जो नीरज जी ने बताई कि कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी को एज मिलता नजर आ रहा है। तो हम आपसे फिर रूबरू होंगे, आप देखते रहिए न्यूज़ वाइज।